इस देश में एक नया कानून आ चुका है। इसी बार के संसद सत्र में पास होना था, लेकिन पास होने की बजाय उसे जेपीसी को भेज दिया गया, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को। उसका नाम है हायर एजुकेशन कमीशन, यानी उच्च शिक्षा के लिए कमीशन बनाया जा रहा है। एक रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाई जा रही है जिसके नीचे हायर एजुकेशन के विश्वविद्यालयों, डिग्री कॉलेजों और तमाम लोगों के लिए रेगुलेट करेगा वो। जिस देश में जब भारत गरीब था तो शिक्षा सस्ती थी, बना था संगठन यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। सरकार ग्रांट देती थी कि सस्ती शिक्षा हो तो गरीबों के बच्चे भी पढ़ लिख करके आगे बढ़ जाएं। भारत अमीर हुआ, जब गरीब हुआ भारत तो सरकारी प्राइमरी स्कूलों में नाम मात्र का 4 आना 8 आना भी नहीं फीस हुआ करती रही होगी, और फ्री के स्कूलों से, सरकारी स्कूलों से पढ़ करके भारत आगे बढ़ा था। और तब भारत गरीब था जब भारत 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने जा रहा है तो सरकारी शिक्षा को प्राइवेट हाथों में बेच रहा है। जिस प्रदेश में हम और आप खड़े हैं उस प्रदेश में 2019 से लेकर 2023 तक 26,000 प्राइमरी स्कूल बंद किए जा चुके हैं और 2025 में 27,800 स्कूलों के बंद किए जाने की सूची बनाई गई थी। हजारों बंद कर दिए गए, ये कह करके कि 50 से कम विद्यार्थी जिन स्कूलों में हैं उन स्कूलों को बंद किया जाएगा या दूसरे स्कूल में मर्ज किया जाएगा। 2020 में जब नई शिक्षा नीति आई थी तो उसी शिक्षा नीति ने यह तय कर दिया था कि पूरी शिक्षा को धीरे धीरे प्राइवेट हाथों में बेच देंगे। जैसे बिजनेसमैन के लिए उद्योग होती है, उसी तरह शिक्षा व्यवस्था एक उद्योग बन जाएगी। और इस सब पर हम लोग दिल्ली में बहुत लड़े। जिस प्रोफेसर की डायरी का जिक्र आपने किया है, किताबों का स्टॉल, तो मैं ऐसे हर कार्यक्रम में कहता हूं, गुजारिश भी करता हूं, 10 लोगों का भी जब कार्यक्रम करिए तो बगल में किताबों का स्टॉल जरूर लगाइए। कोई आपके स्टॉल से पढ़ कर जाए, वहां से किताब खरीद कर जाए कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में क्या लिखा है, महात्मा ज्योतिबा फूले ने गुलामगिरी में क्या लिखा है, संतराम बीए प्रजापति की भी कोई किताब है क्या, इस समाज को तो अभी वो भी नहीं पता। शिवदयाल सिंह चौरसिया के ऊपर कोई किताब है क्या, कोई चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु जो कलवार जाति से आते थे उनके ऊपर कोई किताब है क्या, महामना राम स्वरूप वर्मा ने अपने जीवन में क्या क्या लिखा, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा ने क्या क्या लिखा। जगदेव बाबू ने अपने नाम के आगे से जाति हटा दी थी, जैसे पेरियार ललई सिंह यादव ने अपने नाम के आगे से यादव हटा दिया था। और मैं बोलता हूं तो कई लोग नाराज होकर आते हैं, पुराने लोग, और कहते हैं कि जो जगदेव प्रसाद कुशवाहा हटा दिए थे आप उनका नाम कुशवाहा क्यों कहते हैं। मैं कहता हूं, मैं जानबूझ के कहता हूं, जैसे पेरियार ललई सिंह यादव कहता हूं, कि उस समाज के नई पीढ़ी के लोगों को पता चले कि ये हमारे समाज का है, तो कम से कम उसी बहाने तो अपने समाज के लोगों को किताब पढ़ लो और पढ़ के जानो तो सही कि उन्होंने ये नाम हटाए क्यों थे। एक किताबों का स्टॉल जरूर हर कार्यक्रम में ऐसे लगाइए। अखबारों में विज्ञापन छपता है साहब, 1200 रुपए का पिज्जा भारी छूट पर 1000 रुपए में मिल रहा है और उसके साथ कोको कोला की बोतल फ्री मिलेगी। दौड़ करके आप जाएंगे उसे खरीदने। 1000 रुपए का पिज्जा 5 आदमी खा सकते हैं, पूरा परिवार साथ में खाता है, महंगा नहीं लगता। वो जो अगले 24 घंटे बाद वो पिज्जा कहीं नहीं होता है। लेकिन 500 रुपए की किताब खरीदनी पड़े तो किताब महंगी लगती है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, 500 रुपए की किताब 5000 लोग पढ़ सकते हैं और अगर विचार जाए तो वो हजारों लोगों की जिंदगी बदल सकता है। इसलिए मेरी गुजारिश, मैं इस पूरे मंच का शुक्रिया अदा करता हूं कि इस मंच पर एक भी फूल माला नहीं है। बहुत बधाई आपको। फूल माला पर पैसा क्यों खर्च करना, जितना पैसा बचे उसकी किताबें खरीदिए, किसी की शादी में जाइए, बर्थडे पार्टी में जाइए, किसी के घर मिलने जाइए, कोई गुलदस्ता भेंट मत करिए, उतने ही पैसे की कोई किताब खरीद करके भेंट करिए। देखिए अपने आप विचारों की क्रांति आगे बढ़ना। ये मैं गुजारिश करने वाला हूं, इसलिए मैं कहता हूं कि जब भी जाइए, जो नहीं किताब खरीद सकता है वो मांग के पढ़े, जो किताब खरीदने में सक्षम नहीं है वो सक्षम लोग उनके घर तक किताबें पहुंचाएं। हम जानते हैं कि मोबाइल के आने के बाद पढ़ने का कल्चर कम हो गया है, लेकिन फिर भी
हमारे पास कुछ लोग आए मिलने, उन्होंने सुबह भी बताया कि साहब जिनसे लड़ाई है आरएसएस से, वो सैकड़ों रुपयों की किताबों को मुफ्त में घर घर पहुंचाते हैं। कभी आपने देखा चौराहे पर जहां गाड़ी खड़ी हो, कुछ किताबें मुफ्त में लेकर के लोग आ जाते हैं, साहब ये किताब ले जाइए, जीवन बदलने वाली किताब है। आपके पास भी पता चला होगा, समझदार को इशारा, नाम काफी नहीं, नाम लेने की जरूरत नहीं, मुफ्त में उनकी किताबें जाती हैं। हमारी किताबें तो कोई पढ़ता ही नहीं साहब। खोजिए ना कि संतराम बीए फाउंडेशन ने 3 किताबें, अभी ये सुरेंद्र प्रजापति जी कल बैठे थे तो ये भी उसका जिक्र कर रहे थे, और जब मेरे पास वो किताबें आई और मैंने जाना देखा कि वो इस इतिहास का वो गवाह चैप्टर, पूरे जीवन कितना संघर्ष किया उन्होंने। अभी मैं इसमें वक्त खर्च नहीं करूंगा, बाद में और वक्त है, लेकिन खोजिए साहब, जात पात तोड़क मंडल से लेकर के बाबा साहब अंबेडकर को बुलाना, भाषण देने के लिए तैयार करवाना, भाषण नहीं हो पाया, 1936 में लेने शरफ कास्ट किताब आई, वो इतिहास तो हमें पता ही नहीं, और नई पीढ़ी को अब बिल्कुल नहीं पता है। किसी मुगालते में हम न रहें। पुराने लोगों को हमेशा ये शिकायत रहती थी कि हम लड़ाई हार रहे हैं। मैंने बहुत सोचा तो मुझे लगा इसलिए हम लड़ाई हार रहे हैं क्योंकि हमने नई पीढ़ी को इस तरह के आयोजनों से दूर कर दिया है। इसी सभागार में औसत उम्र निकाल लीजिए तो 50 साल के ऊपर होगी, और हमारा नौजवान कहीं और भटका हुआ है। अचानक कोई आएगा और उससे कहेगा धर्म खतरे में है, वो उस वाली रैली में तुरंत शामिल हो जाएगा, वहां चला जाएगा, क्योंकि उसको पता ही नहीं कि उसकी शिक्षा भी खतरे में थी, ये बात कोई बताया ही नहीं, उसका रोजगार खतरे में था, ये कोई बताया नहीं। इसीलिए हमने प्रोफेसर की डायरी लिखी। नौकरी गई नहीं गई वो कोई बात नहीं, 22 साल टीवी में काम किया है इन्होंने, नवीन जी ने, और जब बोलेंगे तो बताएंगे कि मीडिया में आपने अपने कितना मीडिया हाउस खड़ा किया। आप नहीं खड़ा किए तो जो खड़ा हुआ है वो पहले कराची कब्जा करता है, फिर इस्लामाबाद कब्जा कर लेता है और माफी भी नहीं मांगता है। एक सिनेमा के हीरो बेचारे हॉस्पिटल गए और मीडिया वाले ने कह दिया कि मर गए, बहुत बड़े नेता थे, अभिनेता थे, चैनल पे पूरा शो चल दिया, माफी मांगी उस चैनल ने कि भाई वो जिंदा हैं, उनके बारे में कह दिया कि मर गए। तो मीडिया हमने ऐसा बनाया, हमारे लोगों को कौन देखता है, यूट्यूब चैनल भी नहीं हमारे खड़े हो पाते। हमारे स्कूल विश्वविद्यालय कहां हैं? हमारे स्कूलों और विश्वविद्यालयों में जो स्थितियां हैं, इसी के लिए मैंने प्रोफेसर की डायरी लिखी थी। और मैं जानता था ये बात, जो काम जिस रास्ते हम चल रहे हैं उस रास्ते परमानेंट नौकरी नहीं होने वाली। हमें पता था नौकरी करने का मतलब है गुलामी करना। उस समय तक जब हुकूमत में नागपुर के आरएसएस को पता चल गया था, इसकी आवाज सही करो, सामाजिक न्याय के कार्यक्रम में आप समझ जाते हैं कि कार्यक्रम कैसे होता है, और उनके कार्यक्रम में देखिएगा साउंड सिस्टम कैसा होता है, क्योंकि हम अपने कार्यक्रमों को मदद भी कहां करते हैं। तो इसलिए बहुत विपरीत परिस्थितियों में कार्यक्रम हो पाते हैं। मैं निवेदन यह करना चाह रहा हूं कि जो नई शिक्षा नीति 2020 में पास की गई, कोविड में पास हुई थी, ये जान के आपको आश्चर्य होगा। और जिस समय दुनिया कोविड से लड़ रही थी, उस समय हमारे देश में 3 कानून संसद से पास हुए थे, कृषक सुधार कानून, श्रमिक सुधार कानून और नई शिक्षा नीति 2020। आप जानकर आश्चर्य करेंगे, और मैंने ये बात अपनी किताब में लिखी, संसद में बहस हुए बिना इस देश की शिक्षा नीति पास हो गई और लागू कर दी गई। और उस शिक्षा नीति में साफ लिखा हुआ था कि देश में 45,000 सरकारी डिग्री कॉलेज हैं, और 2020 में यह नियम बना कि 2040 तक उन सरकारी डिग्री कॉलेजों को कम करके क्लोजर और मर्जर की पॉलिसी से 15,000 डिग्री कॉलेज पे ले आना है। ये कौन बताएगा आपको? हमें बताना था, क्योंकि हम विश्वविद्यालय में थे, हमारे सामने दिख रहा था कि ये विश्वविद्यालय बर्बाद हो रहे हैं। तो मैं नौकरी बचाता तो ये कहानी कोई बताने वाला नहीं होता। और जो आज भी प्रोफेसर हैं, अंदर हैं, वो भी अब उनकी बात सुनने के लिए कोई तैयार नहीं। इसीलिए मैंने ये किताब लिखी और जोखिम उठा के लिखी। नई शिक्षा नीति कहती है कि हायर एजुकेशन फाइनेंशियल एजेंसी बनाई गई है और यूजीसी को खत्म किया गया है, यानी अब सरकार ग्रांट नहीं देगी। 2014 का एजुकेशन बजट टोटल जीडीपी का 5.6% हुआ करता था। 2025 में जब फरवरी में बजट पेश हुआ तो जीडीपी का, टोटल जीडीपी का 2.6% एजुकेशन बजट बना दिया गया।
10 साल में एजुकेशन बजट घटाकर आधा कर दिया गया। इसीलिए क्योंकि अब विश्वविद्यालयों को कह दिया गया है कि अपना पैसा आप खुद जनरेट करिए, आप खुद से पैसा जनरेट करिए। तो विश्वविद्यालय या स्कूल कहां से पैसा जनरेट करेगा? खर्चा कम करेगा, आमदनी बढ़ाएगा। खर्चा कम करने के लिए विश्वविद्यालय में प्रोफेसरों को टेम्परेरी पर नौकरी रखेगा। मेरे विश्वविद्यालय में, दिल्ली विश्वविद्यालय में जो सीनियर प्रोफेसर है उसकी सैलरी आज की तारीख में 2.5 लाख रुपए है। खोजना इस देश के SC ST OBC, तुम्हारे कितने प्रोफेसर 2.5 लाख सैलरी पाकर वहां बैठे हैं? और जो बैठे होंगे उनमें से 90% क्या कर रहे होंगे ये कहने की जरूरत नहीं। कोई पे बैक टू सोसाइटी नहीं है, उनमें 10% होंगे अच्छे लोग होंगे। आपके लोग तो वहां पहुंच ही नहीं पाए। उनको पेंशन मिलती थी, पेंशन खत्म हो गई। आपके हाथ से शिक्षा पूरी तरह छीन ली गई और एंट्री लेवल पर 1.25 लाख रुपए प्रोफेसर की सैलरी है और गेस्ट पर उसी दिल्ली विश्वविद्यालय में 25,000 रुपए पर पढ़ा रहे हैं। तो एक प्रोफेसर जितने में रखा जाता उसमें 6 प्रोफेसर पढ़ा रहे हैं। तो बताओ सरकार ये काम करेगी कि नहीं करेगी? तो आपके बच्चे परमानेंट प्रोफेसर बनेंगे ही नहीं। ये सारे किस्से हमने उसमें लिखे और जब ये पॉलिसी बन रही थी दिल्ली की सड़कों पर हम नारे लगा रहे थे कि इस देश को किसी और चीज के लिए मत उलझाओ। इस देश में अगर सबसे बड़ा आंदोलन किसी चीज का करना है तो शिक्षा बचाने का आंदोलन करना चाहिए। ये कलम और किताब बेची जा रही है और इसको बचाने के लिए हमको सड़क पर आना चाहिए। और मैंने अपनी किताब में ये वाक्य लिखा है कि आज से 25 साल बाद, 50 साल बाद सरकारी स्कूल नाम की जब कोई चीज नहीं बचेगी, सरकारी विश्वविद्यालय नहीं बचेंगे, प्राइवेट स्कूल और प्राइवेट विश्वविद्यालयों का अंबार खड़ा होगा। गरीबों के बच्चे बाहर मजदूर बनेंगे, अमीरों के मुट्ठी भर बच्चे विद्यालय में पढ़ेंगे और विदेश जाएंगे। उस समय जब आने वाली पीढ़ी 50 साल बाद खोजेगी कि जब ये बर्बादी हो रही थी तब कोई बोला कि नहीं बोला, कम से कम प्रोफेसर की डायरी उन्हें बताएगी कि हाँ कोई नौकरी कुर्बान करके भी कह रहा था कि तुम्हारी शिक्षा बेची जा रही। इसलिए मैंने ये काम किया और मैं जानता हूं कि ये कोई बड़ी बात नहीं है। नौकरी जाने के बाद सब लोग तारीफ बहुत करते हैं। साहिल के तमाशाई हर डूबने वाले पर अफसोस तो करते हैं, इमदाद नहीं करते। इमदाद का अर्थ होता है मदद करना। तो जो साहिल पर खड़े होकर तमाशा देखते हैं वो अफसोस तो करते हैं कि बेचारा डूब रहा है, बड़ी कुर्बानी दी, बेचारे ने नौकरी छोड़ दी। लेकिन उसके बाद क्या समाज उनकी हिम्मत बन पाया? कि जिन पत्रकारों को, हमारे एक मित्र हैं सुमित चौहान, नवीन जी हैं, और मैंने कई बार जगह वो बात कही है, नवीन जी बोलते, मैं पहले ही प्रसंगवश बोल दे रहा हूं। इन्होंने कई जगह ये सवाल पूछा कि बाबा साहब अंबेडकर 5 अखबार निकालते थे, चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु, संतराम BA और उसके बाद मामना राम स्वरूप वर्मा, पेरिया ललई सिंह यादव, सब अखबार निकालते थे। सस्ता प्रेस तो ललई सिंह जी ने अपने यहां खोला था, जमीन बेच करके प्रेस खोला था कि किताबें छपेंगी तो मेरा समाज जागरूक होगा। कहां है वो सारी अखबार, वो प्रेस, वो चीजें? खत्म हो गई साहब, बचाया ही नहीं कोई। इसलिए लड़ाई कितनी, मैं एक बात बहुत ईमानदारी से कहना चाहता हूं, हम वो लड़ाई हार चुके हैं। हम हार चुके हैं। हम स्कूल नहीं बंद होने से बचा पाए। और ये वही प्रदेश है जिसमें जब सरकारी स्कूल बंद हो रहा था तो कुछ पॉलिटिकल पार्टी के लोग जब कहे कि स्कूल बंद नहीं होगा, हम इसके सामने PDA पाठशाला चलाएंगे, इसी हुकूमत ने पढ़ाने वाले लोगों पर मुकदमा किया और उन्हें जेल में डाला है। हमारा समाज नहीं खड़ा हो पाया उनके साथ। जो लड़ेगा वो अगर मुकदमा खाएगा। ये हमारे गंगवार जी बैठे हुए हैं, मैं तो आज सार्वजनिक मंच पर आपको बधाई देता हूं कि आपने कितना क्रांतिकारी काम किया था। और उस समय भी हमने आपके ऊपर वीडियो बनाई थी, कांवड़ लेने मत जाना तुम, ज्ञान के दीप जलाना। आप सोचिए कितना शानदार है वो। टीवी पर डिबेट हुई, ये शिक्षक धर्म के विरोध में बोल रहा है और ये खराब काम कर रहा है। मैं सोच के हैरान था और मैंने ये बात अपनी वीडियो में बताई जब इनके ऊपर हमने वीडियो बनाई थी। कभी आपने दुनिया में कोई ऐसा देश देखा है 2025 में जिसका एक शिक्षक कह रहा है कि ज्ञान के दीप जलाना, और इस बात को कहने के ऊपर उसके मुकदमा हो जाए? ज्ञान के दीप जलाने की बात कहने पर उस पर मुकदमा हो गया। आज इस देश के प्रोफेसर जेलों में हैं। उमर खालिद नाम का एक शोधार्थी 5 साल से जेल में है। हम नहीं बचा पाए, हमें पता ही नहीं। इसलिए शिक्षा की बात मैं हर मंच से करना चाहता हूं, क्योंकि शिक्षा के लिए महात्मा ज्योतिबा फूले ने लिखा कि गुलामों को गुलामी का एहसास करा दो, बेड़ियां वो अपने आप तोड़ लेगा।
इसलिए हम चाहते हैं कि गुलामी की बेड़ी कौन पहचान कराता, वो शिक्षा थी। और शिक्षा केवल डिग्री से नहीं होती, वरना डिग्रियां फर्जी भी निकल जाती हैं। समझदार को इशारा काफी। हम तो ऐसे नायकों को जानते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर के पास दर्जनों डिग्री थी और एक भी फर्जी नहीं थी, ओरिजिनल डिग्री थी। आजकल तो पता ही नहीं चलता कि कौन चौथी पास है और कौन